द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ज़्यावियन इमॉर्टल लेवल अल्केमिस्ट बन चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। उस दिन सिटी लॉर्ड और एल्डर डू फेंग ने ऑल्टर पे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन के बेसिक रूल्स और रिवार्ड्स की आधिकारिक घोषणा की और उसी पल पूरा ली चैंग मानो टेंशन से भर गया। सभी जानते थे चैंपियन बनना बेहद कठिन था, लेकिन यदि कोई सफल हो गया तो वो पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का रियल जीनियस कहलाएगा। उसे स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली की ओर से अनेक रिवार्ड्स मिलेंगे और 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। वहीं उसे ली हु यू के 4 ग्रेट अकेडमीज की नजर में आने का वास्तविक मौका प्राप्त होगा और यदि कोई 4 ग्रेट अकेडमीज में शामिल हो गया तो उसकी किस्मत सचमुच बदल जाएगी। आखिर पूरे ली हु यू पे शासन करने वाली सबसे पावरफुल फोर्सेज वही 4 ग्रेट अकेडमीज थी। उनमें शामिल होने का अर्थ था अनगिनत रिसोर्सेज, असीम अवसर और उज्जवल भविष्य। एक रात शांतिपूर्वक बीत गई और देखते ही देखते दूसरा दिन आ पहुंचा। यही वो दिन था जब ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। ज़्यावियन भी सुबह से ही पूरी तैयारी करके बैठा था। तभी यूरेन बोली, सुना है कि इस बार ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन लीचैंग में नहीं होगा। ओह, ज़्यावियन थोड़ा चौंक गया। यूरेन ने समझाया, इस बार कंपटीशन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरा कंपटीशन थंडर रैल्म के भीतर आयोजित किया जाएगा। थंडर रैल्म, ज़्यावियन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे तुरंत समझ आ गया, थंडर रैल्म दरअसल किसी ग्रेट एक्सपर्ट द्वारा निर्मित एक स्पेशल इंडिपेंडेंट स्पेस था। चलो, थंडर रैल्म का एंट्रेंस अभी भी कल वाले अल्टर पर ही है, वहाँ निश्चित रूप से बहुत भीड़ होगी। इतना कह के यूरेन और यूबी सबसे आगे चल पड़ी। आज ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन का पहला दिन था, इसलिए पूरे थंडर सिटी से अनगिनत लोग ऑल्टर की ओर उमड़ पड़े। कुछ ही देर में पूरा ऑल्टर लोगों से इस तरह भर गया कि वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। आज का सीन कल से भी कहीं अधिक भव्य और भीड़ भाड़ वाला था। ऑल्टर के ऊपर डू फेंग और सिटी लॉर्ड पहले ही पहुंच चुके थे। इतनी विशाल भीड़ देख के डू फेंग भी मुस्कुरा उठा। लगता है इस बार लोगों की संख्या सचमुच बहुत अधिक है। फिर उसने सिटी लॉर्ड की ओर देखा। शुरू करते हैं। ठीक है, सिटी लॉर्ड ने सिर हिलाया। अगले ही पल दोनों धीरे धीरे हवा में उठे और ऑल्टर के ठीक ऊपर पहुंच गए। अचानक सिटी लॉर्ड और डू फेंग दोनों के हाथों में एक सिल्वर स्क्रॉल प्रकट हुआ। पूरे मैदान की नजरों के सामने दोनों ने उन स्क्रॉल्स को एक साथ कुचल दिया। सिल्वर स्क्रॉल्स टूटते ही ऑल्टर के ठीक मिड में एक विशाल स्पेशल वोर्टेक्स धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उस वोर्टेक्स से अत्यंत भयानक स्पेस पावर निकल रही थी। ये क्या यही स्पेस गेट है? ज़्यावियन की आंखें फैल गई। उसे उस गेट से बिल्कुल वही स्पेस पावर महसूस हो रही थी जो किसी स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में होती है। साफ था वो दोनों सिल्वर स्क्रॉल्स थंडर रैल्म का स्पेस गेट खोलने की कीज थी और उन स्क्रॉल्स के भीतर थंडर रैल्म का कोऑर्डिनेट दर्ज था। स्पेस गेट पूरी तरह स्टेबल होने के बाद सिटी लॉर्ड और डू फेंग ने एक साथ ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं घोषणा करता हूँ, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। नीचे खड़े अनगिनत एक्सपर्ट्स तुरंत जोश से भर उठे। थंडर रैल्म, थंडर रैल्म। पूरा मैदान युद्ध जैसी एनर्जी से भर गया। सिटी लॉर्ड मुस्कुराया। कंपटीशन के तीनों स्टेजेज थंडर रैल्म के भीतर आयोजित होंगे। सभी लोग कृपया प्रवेश करें। मैं आप सभी को संतोषजनक परिणाम की शुभकामनाएं देता हूँ। इतना कह के सिटी लॉर्ड और डू फेंग दोनों पीछे हट गए और स्पेस गेट का रास्ता पूरी तरह खाली कर दिया गया। अब कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स एक एक करके थंडर रैल्म में प्रवेश करने लगे। ज़्यावियन ने गेट की ओर देखते हुए कहा, चलो, अंदर पहुंचने के बाद ही फर्स्ट स्टेज के रूल्स घोषित किए जाएंगे। हाँ, यूरेन और यूबी ने भी हल्के से सिर हिलाया। स्पष्ट था वो भी इस कंपटीशन को लेके बेहद उत्साहित थी। अगले ही पल तीनों एक साथ उछले और सीधे स्पेस गेट की ओर बढ़ गए। सिर्फ एक पल में तीनों की आकृतियां स्पेस गेट के भीतर गायब हो गई। ऑल्टर पर खड़े डू फेंग ने धीरे से कहा, उम्मीद है इस बार हमें कुछ एन्चेंटिंग लेवल जीनियस मिल जाएं, वरना 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में हमारा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट फिर मुश्किल में पड़ जाएगा। सिटी लॉर्ड हल्का सा मुस्कुराया। अब सभी लोग थंडर रैल्म में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों अभी भी ऑल्टर की रक्षा कर रहे थे। आखिर उनका मिशन तभी पूरा माना जाता जब सभी पार्टिसिपेंट्स सुरक्षित थंडर रैल्म में पहुंच जाते। लेकिन
ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को ऑपरेशन शुरू होते ही थंडर सिटी के कई स्थानों की सिक्योरिटी भी पहले की तुलना में ढीली कर दी गई और यही अफसर कुछ डार्क पावर्स तलाश रही थी। थंडर सिटी के एक अत्यंत अंधेरे वुडन हाउस के भीतर कई मिस्टीरियस आकृतियां चुपचाप खड़ी थी। उन सभी का ऑरा अलग अलग था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के शरीर से निकलने वाली पावर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस जैसी अत्यंत कोल्ड और डार्क थी। तभी ब्लैक मिस्ट से ढका एक व्यक्ति बोला, 6 सोल वनरेबल, इस बार हमारी सिन ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे सोल क्लैन के साथ मिलकर काम कर रही है। यदि तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में हमारा पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड नष्ट हो जाएगा और हेडक्वार्टर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसकी बात सुनते ही 6 सोल वनरेबल का शरीर हल्का सा कांप उठा। आखिर सिन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर सोल क्लैन के हेडक्वार्टर के लेवल का समान लेवल का विशाल संगठन था। कुछ पल बाद 6 सोल वनरेबल के ब्लैक रोप के भीतर से गहरी सोल पावर बाहर निकलने लगी। चिंता मत करो, इस ऑपरेशन की सफलता के लिए हमारे सोल क्लैन ने एक सोल गार्ड भी भेजा है। चाहे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो इस बार बच नहीं पाएंगे। सोल गार्ड, ये नाम सुनते ही उस इविल फिगर का चेहरा थोड़ा शांत हो गया। उसे सोल गार्ड की ताकत भली भांति पता थी। सोल क्लैन की पावर 12 सोल वनरेबल्स और 5 सोल गार्ड्स में डिवाइडेड थी। सोल वनरेबल्स की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोजियन से लेके 4 स्टार डोजियन तक होती थी, लेकिन सोल गार्ड उनकी लोवेस्ट स्ट्रेंथ भी 5 स्टार डोजियन थी। फिर इविल फिगर द्वारा बोला, हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड का सिनर भी स्वयं आएगा। जब तुम्हारे सोल क्लैन के सोल गार्ड और हमारे सिनर 2 5 स्टार डोजियन एक्सपर्ट्स एक साथ अटैक करेंगे, तब ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का अंत निश्चित है। सिन ऑर्गेनाइजेशन का प्रत्येक सिनर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड का हाईएस्ट लीडर होता था। उसकी स्ट्रेंथ भी 5 स्टार डोजियन के बराबर होती थी। इविल फिगर ने ठंडी हंसी हंसी, थंडर वैली, इस बार तुम्हारा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। यदि किसी को दोष देना है तो अपने वैली मास्टर को दो, जिसने उस समय हमारी आउटसाइड टेरिटरी इविल रेस की एक पूरी रेस का सफाया कर दिया था। भले ही वो रेस आउटसाइड टेरिटरी इविल रेस में बहुत हाई लेवल पे नहीं थी, लेकिन उस घटना ने हमारे हेडक्वार्टर के ग्रेट एक्सपर्ट्स का क्रोध भड़का दिया। इस बार सोल क्लैन और हमारे सिन ऑर्गेनाइजेशन दोनों के कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने तुम्हारी हार निश्चित है। इतना कह के उसने 6 सोल वनरेबल्स की ओर देखा। 6 सोल वनरेबल बोला, हमारा सौदा मत भूलना। इविल फिगर मुस्कुराया, चिंता मत करो, इस युद्ध में सारी सोल पावर तुम्हारे सोल क्लैन की होगी। हमें केवल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सभी पावर हाउसेस को मारना है। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। यिनहुतियान, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, यही वो पहला कदम होगा जिससे हमारी आउटसाइड टेरिटरी इविल रेस आधिकारिक रूप से पूरे ली हुई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगी। इतना कह के पूरा वुडन हाउस फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गया, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक भयानक षड्यंत्र धीरे धीरे आकार ले चुका था। यदि ये योजना सचमुच सफल हो गई और 2 5 स्टार डोजियन एक्सपर्ट्स वास्तव में ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पहुंच गए, तो पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट एक अभूतपूर्व महाविनाश का सामना करेगा। स्याव्यान और दोनों लड़कियों की आकृतियां स्पेस गेट में समाने के बाद कुछ ही सांसों के टाइम में वो सीधे थंडर रेल्म के भीतर पहुंच गए। स्याव्यान ने सामने फैले थंडर रेल्म को देखते हुए अनायास कहा, वाह, इस थंडर रेल्म की डिफेंस लेवल तो सचमुच अविश्वसनीय है। मुझे डर है कि एक नॉर्मल 4 स्टार डोजियन एक्सपर्ट भी इसकी प्रोटेक्शन को तोड़ नहीं सकता। स्पेस गेट के भीतर जैसे जैसे थंडर रेल्म उनके करीब आता गया, स्याव्यान ने देखा कि दूर एक विशाल गोलाकार स्पेस उसकी आंखों में धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उस गोलाकार स्पेस के बाहर अनगिनत भयानक थंडर पावर्स लगातार घूम रही थी। उन थंडर पावर से निकलने वाला प्रेशर यहाँ तक कि स्याव्यान के मन में भी हल्का सा डर पैदा कर रहा था। यूबी भी सामने देख के धीरे से बुदबुदाई, क्या यही थंडर रेल्म है? पहली नजर में थंडर रेल्म बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होती गई सबको पता चल गया कि इसका रियल एरिया पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लगभग आधे हिस्से जितना विशाल था। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट खुद ही असीमित विस्तार वाला एरिया था और थंडर रेल्म उसके आधे के बराबर विशाल निकला। तभी थंडर रेल्म के भीतर से एक गंभीर आवाज गूंजी, सभी पार्टिसिपेंट्स कृपया यहीं से थंडर रेल्म में प्रवेश करें। बिना अनुमति सीधे अंदर जाने की कोशिश मत करना, अन्यथा थंडर रेल्म के बाहर मौजूद थंडर पावर किसी भी 2 स्टार डोजियन एक्सपर्ट को पल भर में मिटा सकती है। जैसे ये आवाज गूंजी, एक अत्यंत पावरफुल ओरा पूरे एरिया में फैल गया। उस प्रेशर ने लगभग हर पार्टिसिपेंट्स का दिल हिला दिया। स्याव्यान तुरंत समझ गया, 4 स्टार डोजियन, लगता है स्वॉर्ड फ्रोजन थंडर वैली सचमुच क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसी जगह है। तब उसके भीतर मौजूद सोल ईटर हंस पड़ा।
इसमें ऐसा क्या है? अगर तुम्हारे स्याब क्लन के साथ वो घटना ना हुई होती और तुम लोअर रेल्म से डोडी कॉन्टिनेंट पे आए होते तो अपने क्लैन को देखकर ही डर के मारे उछल पड़ते। स्याबियन केवल मुस्कुरा कर रह गया। उधर यूरेन और यूबी को बिल्कुल पता नहीं था कि स्याबियन क्या सोच रहा है। दोनों ने सीधे उसका हाथ पकड़ा। इधर चलो, यही एंट्रेंस है। कुछ देर बाद तीनों थंडर रेल्म के रियल एंट्रेंस पे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि विशाल थंडर रेल्म के बाहरी थंडर बैरियर में केवल एक छोटा सा गैप छोड़ा गया था। उसी एंट्रेंस पे दर्जनों भारी सुरक्षा वाले गार्ड्स तैनात थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन गार्ड्स में सबसे कमजोर व्यक्ति भी 3 स्टार डोजियन था। यूरेन मुस्कुरा के बोली, ये थंडर वैली की एलाइट यूनिट है, इसलिए इनके पास ऐसी स्ट्रेंथ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक गार्ड ऊंची आवाज में बोला, सब लोग लाइन बना के खड़े हों, एक एक करके अंदर प्रवेश करें। उन पावरफुल गार्ड्स के आदेश पे वॉइड में तुरंत एक बहुत लंबी कतार बन गई। कुछ टाइम बाद एक गार्ड ने पुकारा, स्याबियन, यूरेन, यूबी, इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन। तीनों की पहचान सावधानी से जांचने के बाद उन्हें थंडर रेल्म के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। अंदर बढ़ते हुए यूरेन ने समझाया, स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली की आउटसाइड टेरिटरी इविल रेस से बहुत गहरी दुश्मनी है, क्योंकि उनके वैली मास्टर ने अकेले ही एक पूरी इविल रेस का सफाया किया था। इसलिए यहाँ सिक्योरिटी इतनी कड़ी रखी जाती है। पहले भी कुछ इविल एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेंट्स बन के थंडर रेल्म में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। अगर थंडर वैली के एक्सपर्ट्स समय रहते उन्हें ना पकड़ते तो शायद पूरा थंडर रेल्म ही नष्ट हो जाता। स्याबियन ने धीरे से सिर हिलाया। तो ये बात है, अब समझ आया कि यहाँ इतनी कड़ी जांच क्यों हो रही है। चलो, इतना कह के तीनों लाइट कर्टन को पार करते हुए धीरे धीरे थंडर रेल्म के भीतर प्रवेश कर गए। लाइट कर्टन पार करते ही अचानक एक तेज सफेद प्रकाश चारों ओर फैल गया। इतनी चमक थी कि यूरेन और यूबी अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रही थी। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, थंडर रेल्म में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। अगले ही पल व्हाइट लाइट धीरे धीरे गायब हो गई। उनके सामने हजारों मीटर चौड़ा एक विशाल स्क्वायर दिखाई दिया। थंडर रेल्म में प्रवेश करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स इस समय उसी स्क्वायर पे खड़े थे। चारों ओर देखते हुए कई एक्सपर्ट्स बोल उठे, क्या यही थंडर रेल्म है? यहाँ डोवची की फ्लक्चुएशन कितनी पावरफुल है और इस स्पेस की स्टेबिलिटी, मुझे डर है कि एक नॉर्मल 4 स्टार डोवजाइन एक्सपर्ट भी इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन स्याबियन का ध्यान कहीं और था। उसने तुरंत अपनी विशाल सोल पावर फैला दी। सिर्फ एक पल में स्क्वायर पे मौजूद अधिकांश एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ उसके सामने स्पष्ट हो गई। 1 स्टार डोवजियन, 2 स्टार डोवजियन। लेकिन एक बात ने स्याबियन को हैरान कर दिया, यहाँ केवल कुछ हजार लोग ही मौजूद थे, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 10,000 थी। हालांकि स्क्वायर पे मौजूद लगभग सभी लोग यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स थे और उनमें सबसे कम स्ट्रेंथ भी 1 स्टार डोवजियन थी। उसी समय सभी लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। आकाश में एक लंबा चौड़ा शक्तिशाली शरीर वाला व्यक्ति मुस्कुराते हुए खड़ा था। वो ऊपर से नीचे सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर देख रहा था। वही था स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली का वैली मास्टर और पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का वर्तमान सबसे पावरफुल व्यक्ति। इतने फेमस और भयानक एक्सपर्ट को सामने देख के पूरा स्क्वायर एकदम शांत हो गया। सिर्फ उसका ओरा ही सभी को झुक जाने पे मजबूर कर रहा था। वैली मास्टर ने मुस्कुरा के कहा, ये लीजिए स्क्वायर है और यही फर्स्ट स्टेज का कंपटीशन ग्राउंड भी है। इस बार पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए फर्स्ट स्टेज को 3 वार जोन्स में बांटा गया है और तुम लोग उनमें से केवल एक वार जोन में हो। बोलते समय उसके शरीर पर मौजूद सिल्वर आर्मर पे लगातार बिजली चमक रही थी। उसका सिल्वर गोल्डन क्लोक हवा में लहरा रहा था और उसके शरीर से एक अद्भुत डोमिनेटिंग ऑरा लगातार फैल रहा था। भीड़ में मौजूद एक साहसी 2 स्टार डोवजियन सम्मान पूर्वक आगे बढ़ा। सीनियर, क्या आप बता सकते हैं फर्स्ट स्टेज का कंपटीशन कैसे होगा? वैली मास्टर मुस्कुराया। फर्स्ट स्टेज एक इंडिविजुअल कंपटीशन होगा। सभी मुकाबले 1 वर्सेस 1 फॉर्मेट में होंगे। ओपोनेंट का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। तीनों वार जोन्स में टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स चुने जाएंगे और वो सीधे अगले स्टेज में प्रमोट होंगे। उसकी बात समाप्त होते ही पूरा स्क्वायर फिर से शोर से भर गया। कई सपोर्ट टाइप कल्टीवेटर्स के चेहरे तुरंत उतर गए। आखिर ऐसे 1 वर्सेस 1 मुकाबले उनके लिए सबसे कठिन थे। 3 वार जोन्स, प्रत्येक जोन में हजारों प्रतिभागी और उनमें से केवल टॉप 3। इतने बड़े ग्रुप में टॉप 3 तक पहुंचना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। तभी स्याबियन के मन में एक विचार आया,
3 वार जोन्स, हर जोन से टॉप 3 यानी कुल 9 लोग, लेकिन 10वां व्यक्ति कहां से आएगा? हालांकि उसने ये सवाल जोर से नहीं पूछा। वैली मास्टर फिर बोला, फर्स्ट स्टेज अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। यदि सभी तैयार हैं तो सामने आके लॉटरी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना कहते ही दर्जनों गार्ड्स आगे आए। उन्होंने स्क्वायर के बीचों बीच एक एक करके कई वुडन बॉक्सेस रख दिए। स्पष्ट था सभी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन उन्हीं वुडन बॉक्सेस में रखी गई थी और लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ओपोनेंट्स तय किए जाने वाले थे। स्क्वायर में मौजूद हजारों लोगों में कई बेहद पावरफुल एक्सपर्ट्स थे, लेकिन सबसे पावरफुल व्यक्ति भी केवल 2 स्टार डोजियन था। 3 स्टार डोजियन तक पहुंचने वाला कोई नहीं था। भीड़ में से कोई उत्साह से चिल्लाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट स्टेज इतनी रोमांचक होगी। इंडिविजुअल प्रमोशन मुझे यही पसंद है। ऐसी कंपटीशन तो खास हमारे जैसे वॉयलेंट कल्टीवेटर्स के लिए बनाई गई है। उसकी हंसी पूरे स्क्वायर में गूंज उठी। सियाबियान भी हल्के मुस्कान के साथ बोला, इंडिविजुअल कंपटीशन बुरा नहीं है, इससे मेरी सोल पावर और सोल फाइटिंग टेक्निक्स दोनों की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फोर्ज नाइट थंडर वैली के वैली मास्टर ने जैसे ही फर्स्ट स्टेज के रूल्स घोषित किए, हालांकि कई पार्टिसिपेंट्स के मन में असंतोष था, लेकिन क्योंकि कंपटीशन में अभी 2 स्टेजेस और बाकी थे, इसलिए उन्होंने सोच समझ के फिलहाल फर्स्ट स्टेज को छोड़ने का फैसला किया। आखिर चाहे फर्स्ट स्टेज हो या उसके बाद आने वाले सेकेंड और थर्ड स्टेज, हर स्टेज में टॉप 10 क्वालिफाई करने वाले थे, इसलिए अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे लगाना समझदारी नहीं थी। चलो लॉटरी ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सोचने के बाद यूबी ने भी फिलहाल इंडिविजुअल कंपटीशन के फर्स्ट स्टेज में हिस्सा न लेने का फैसला किया, क्योंकि ये 1-on-1 बैटल थी। अगर जरा सी भी गलती हो जाती और कोई गंभीर चोट लग जाती तो फोर्ज थंडर वैली उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इसके बाद सियाबियन और यूरेन दोनों लॉटरी वाले वुडन बॉक्स की ओर बढ़ गए। वैसे इस वार जोन में पहले लगभग 3000 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन सोच विचार के बाद केवल 2000 लोगों ने फर्स्ट स्टेज में भाग लेने का फैसला लिया। जिसने फैसला कर लिया हो वो आके लॉटरी ड्रॉ करे। जो लोग फर्स्ट स्टेज छोड़ रहे हैं उन्हें हमारे एक्सपर्ट्स नीचे रेस्ट एरिया में ले जाएंगे। फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद ही सेकंड स्टेज शुरू होगा। फौज थंडर वैली के वैली मास्टर ने शांत आवाज में कहा। सेवन आराम से वुडन बॉक्स के पास पहुंचा। गार्ड से अनुमति लेने के बाद उसने अपना हाथ अंदर डाला। कुछ ही पल बाद उसकी उंगलियों में एक व्हाइट पेपर आया। उस पेपर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रेड 100। उधर यूरेन ने भी लॉटरी निकाली। मुझे रेड 50 मिला है, उसने हल्के मुस्कान के साथ सेवन से कहा। सेवन ने अपने हाथ का नंबर देखते हुए सोचा, पता नहीं ये इंडिविजुअल कंपटीशन आखिर किस तरह से होने वाला है। उसने सिर उठा के आसमान में खड़े पावरफुल एक्सपर्ट्स की ओर देखा। उसी समय वैली मास्टर की आवाज फिर गूंज उठी। अब जबकि सभी लोग लॉटरी ड्रॉ कर चुके हैं तो इंडिविजुअल कंपटीशन आधिकारिक रूप से शुरू होता है। इस वार जोन में कुल 2000 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी को रेड और ब्लू 2 ग्रुप में बांटा गया है। रेड नंबर 1 का मुकाबला ब्लू नंबर 1 से होगा। इसी तरह सारे मुकाबले होंगे और आखिर में टॉप 100 विनर्स चुने जाएंगे। सेवन हल्का सा मुस्कुराया, तो इसका मतलब हम दोनों का मुकाबला ब्लू नंबर वालों से होगा। अब देखना यह है कि सामने कौन सा ओपोनेंट आता है। यूरेन ने सेवन की तरफ देखा। मुझे पूरा यकीन है तुम इतनी आसानी से हारने वालों से नहीं हो। फाइनल में मिलते हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि सेवन उतना सिंपल नहीं था जितना ऊपर से दिखाई देता था। सेवन भी मुस्कुराया। फाइनल में मिलते हैं। इसके बाद वो गार्ड के साथ थंडर रेल्म स्क्वायर से निकल के अपने बैटल एरिना की ओर चल पड़ा। थंडर रेल्म का एरिया इतना विशाल था कि 10,000 लोगों की बैटल्स एक साथ अलग अलग एरिनाज में चल सकती थी। कुछ देर बाद सेवन समेत कुल 100 पार्टिसिपेंट्स एक विशाल एरिना में पहुंचे। एरिना के चारों ओर एक बेहद पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ था। स्पष्ट था कि यह बैरियर दर्शकों और बाहर मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। पूरा एरिना किसी ग्लैडिएटर स्टेडियम जैसा दिखाई देता था। चारों ओर ऊंची ऊंची दर्शक दीर्घाएं थी, जबकि बीच का बैटलफील्ड उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और विशाल चट्टानों से भरा हुआ था। उसी समय एक सफेद बालों वाला वृद्ध आगे आया। मेरा नाम डुआन हैंग है, मैं इस एरिना का जनरल मैनेजर हूँ। तुम 100 लोगों के सभी मैचेज मेरी निगरानी में होंगे। उस ओल्ड मैन के पूरे शरीर से एक बेहद पावरफुल ऑरा निकल रहा था। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही सभी पार्टिसिपेंट्स पे भारी प्रेशर डाल रही थी। सेवन ने मनी मन कहा, सिर्फ एक एरिना का मैनेजर ही लेट 3 स्टार डोजियन है। फौज थंडर वैली की फाउंडेशन सचमुच बेहद भयानक है। उसी समय भीड़ में मौजूद एक सफेद वस्त्र पहने स्टूडेंट ने पूछा, मास्टर डुआन हैंग, इस कंपटीशन के रूल्स क्या हैं? डुआन हैंग ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, ये बैटल जीत और हार से तय होगी। डोजी और वेपन्स
दोनों का यूज अलाउड है। यदि बैटल के दौरान कोई पार्टिसिपेंट खुद हार मान लेता है तो मैच तुरंत समाप्त मान लिया जाएगा और मैं खुद बीच में इंटरवीन करूंगा। लेकिन अगर कोई हार नहीं मानता तो चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। डुआन हैंग ने सबकी ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम लोग और इंतजार नहीं करना चाहते, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मैच रेड 100 वर्सेस ब्लू 100। इतना कहते ही एरिना के प्रोटेक्टिव बैरियर में एक ओपनिंग बन गई। सेवन हल्का सा चौंका, मैं पहला हूँ, लेकिन अगले ही पल वो बिना हिचक आगे बढ़ गया। अपनी सोल पावर से उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि यहाँ मौजूद सभी लोगों के नंबर्स वास्तव में 100 सीरीज के ही थे। उधर सामने से एक लंबा चौड़ा बर्ली मैन आगे आया। वो जोर से हंस पड़ा। मैंने तो सोचा था कोई ताकतवर ओपोनेंट मिलेगा, लेकिन सामने तो एक वीक चिकन खड़ा है। 3 मूव्स भी नहीं लगेंगे, तुम सीधे हार जाओगे। उसके आसपास का स्पेस उसकी डोची से हल्का हल्का कांप रहा था। सियाव्यान ने उसे महसूस करते ही मन ही मन कहा, मिडिल स्टेज 2 स्टार डोजियान, ताकत बुरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं। डुआन हैंग ने दोनों की ओर देखा। एरिना में आओ, बैटल शुरू करो, सियाव्यान ने कहा। प्लीज। इतना कहते ही एंसेंट रूलर उसकी पीठ पे प्रकट हो गया। हालांकि उसने अपना रियल ऑरा अभी भी दबा के रखा था। बर्ली मैन ने व्यंग से हंसते हुए कहा, लड़के थोड़ी देर बाद रोते हुए मर्सी मत मांगना। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसके सामने खड़ा युवक कितना खतरनाक था। दोनों जैसे ही बैटलफील्ड के अंदर पहुंचे, सेवन ने तुरंत महसूस किया कि ये एरिना साधारण नहीं था। पूरा बैटलफील्ड ऊंची नीची पहाड़ियों, विशाल चट्टानों और नेचुरल बाधाओं से भरा हुआ था। ऐसा टेरेन अर्थ एट्रीब्यूट कल्टीवेटर्स के लिए बेहद फायदेमंद था, लेकिन सेव्यान अर्थ एट्रीब्यूट कल्टीवेटर नहीं था। उसी समय बर्ली मैन गरजा, मेरे स्वॉर्ड अटैक का सामना करो। उसकी अजूरे डोची पल भर में एक विशाल शार्प स्वॉर्ड में बदल गई। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा और वह सीधे सेवन की ओर स्लैश करता हुआ आ गया। सेवन ने शांत आवाज में कहा, बस इतनी सी ताकत, बेकार के ट्रिक्स। उस अटैक में ताकत तो थी, लेकिन सेवन अब ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस कल्टीवेट कर चुका था। प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में सामने वाला उससे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता था। अगले ही पल सेवन ने अपने एंसेंट रूलर का पल भर में निकाल लिया। एक भयंकर सोल बीस्ट जैसा वाइल्ड ओरा पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। फिर उसने बिना किसी टेक्निक के सीधे रूलर से सामने अटैक कर दिया। दोनों अटैक्स टकराए। बर्ली मैन के अजूरे जायंट स्वॉर्ड एक ही पल में चकनाचूर हो गई, लेकिन सेवन का अटैक बिल्कुल भी नहीं रुका। उसका रूलर सीधे बर्ली मैन के वाइटल पॉइंट की ओर बढ़ गया। स्पष्ट था कि सेवन शुरुआत में ही एक ही अटैक में मैच खत्म करना चाहता था। बर्ली मैन की आंखें फैल गई। मुझे इतना आसान मत समझना। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति नॉर्मल जीनियस नहीं हो सकता था। अगले ही पल उसने अपना शरीर तेजी से घुमाया। अपनी पूरी ताकत का सहारा लेके उसने किसी तरह सेवन के घातक वार की दिशा बदल दी। सेवन ने यह देख के हल्के से मुस्कान दी। इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा था कि एक ही मूव में बैटल खत्म हो जाएगी, लेकिन लगता है तुम्हारे अंदर जितना दिख रहा है उससे थोड़ी ज्यादा ताकत छिपी हुई है। फिर भी उसके मन में जरा सी भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि सेवन अच्छी तरह जानता था कि ये बर्ली मैन उसे हराने का सपना भी नहीं देख सकता। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ सेवन के जीत की राह में एक स्टेपिंग स्टोन बनने वाला था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।